सुशांत का कैश किसकी ऐश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार और उनके चाहने वालों को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। सुशांत के चाहने वाले उनकी मौत का सच जानने को बेताब हैं। मामले की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुना सकता है फैसला। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार के बीच न्यूज़ 18 को मुंबई में सुशांत के घर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है। यह वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका और उनके जीजा सिद्धार्थ तंवर के होने का दावा है, जो पैसों के लेन देन के मामले में सुशांत के एक नौकर से पूछताछ करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सुशांत के एक नौकर को उनकी बहन प्रियंका ने निकाल दिया था और इसके बावजूद नौकर को पैसे ट्रांसफर किए गए। वीडियो में इसी मामले में सुशांत के जीजा और उनकी बहन उनके दूसरे नौकर से ये पूछते दिखे कि आखिर किसके कहने पर ये पैसे नौकरी से निकाले गए, नौकर के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इस वीडियो के बैकग्राउंड में सुशांत की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो खर्च पर बहन के सवालों के जवाब देते हुए सुनाई दिए। जरा सुनिए। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तू? अच्छा, कोई है यहाँ पे? ट्रांसफर किए उसको, जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जामीन दूंगा, बाहर पाएगा और तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तू? अच्छा, कोई है यहाँ पे? ट्रांसफर किए उसको, जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जामीन दूंगा, बाहर पाएगा और तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है, जिसमें सुशांत के जीजा हैं, उनकी बहन प्रियंका है और वो नौकर से पूछ रहे हैं कि जब एक नौकर को निकाल दिया गया, जिसका नाम पंकज बोल रहे हैं इस वीडियो में, वो कह रहे हैं कि जब पंकज को निकाल दिया गया तो आखिर क्यों उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए और किसके कहने पर किए गए। बाकायदा उससे नाम पूछा जा रहा है नौकर से, लेकिन नौकर चुपचाप खड़ा रहता है। इस सब के बीच बैकग्राउंड में सुशांत की आवाज भी सुनाई देती है। ये वीडियो अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। सुशांत की मौत को 2 महीने पूरे होने पर उन्हें याद करते हुए उनके परिवार वालों की तरफ से कुछ वीडियोस शेयर किए गए हैं। ये वीडियो जनवरी 2020 के बताए जा रहे हैं, जिनमें सुशांत के परिवार के साथ सुशांत मस्ती करते हुए दिखाई दिए। एक वीडियो में सुशांत क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल वो वीडियो है जो परिवार वालों की तरफ से साझा किए गए हैं, जारी किए गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामं नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं रामं नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। तो भगवान के भजनों में लीन, भगवान के भजनों को गुनगुनाते हुए सुशांत के वीडियो परिवार वालों की तरफ से जारी किए गए हैं और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो है सुशांत के 2020 के बताए जा रहे हैं। और सबसे अहम सवाल तो है कि 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो परिस्थितियां पता नहीं चली हैं, वो वजह पता नहीं चली है कि आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत की किन परिस्थितियों में मौत हुई।
और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे दो सहयोगी जो कि मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष सिंह हमारे साथ हैं और अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास ये जो वीडियोस परिवार वालों की तरफ से जारी किए गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत एक जिंदा दिल दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी कई तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जी रहे थे, वो प्लान भी सामने आया जो उन्होंने 2020 के लिए तैयार किया था। इन तस्वीरों को देखकर कहीं पर भी ये नहीं लगता कि कोई भी शख्स इस तरीके का कदम उठा सकता है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही बना हुआ है, इन 2 महीनों के बीच भी अभी तक वो परिस्थिति समझ में नहीं आ पाई है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटी, जिसे कोई आत्महत्या बता रहा है और कह रहा है कोई कि ये हत्या है। गायत्री, सबसे अहम बात यह है कि कुछ दिन पहले परिवार वालों की ही तरफ से कुछ जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्ने रिवील किए गए थे, जिसमें साफ तौर पे पता चलता है कि वो किस तरह से अपनी स्टार्टअप प्लान्स, किस तरह से हॉलीवुड में काम करना है, किस तरह से बॉलीवुड में काम करना है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, स्क्रीनिंग करके कैसे एग्जीक्यूटिव्स रखने हैं, किस तरह से जो है अपने हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, इनकम के सोर्स को जो है डेवलप करना है। ये सारी चीजें डायरी के पन्ने साफ तौर पे बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर डिप्रेशन में सवाल खड़ा कर देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर जिस डिप्रेशन की बात हो रही है उसमें कैसे हो सकते हैं। और उसके बाद अब जनवरी 2020 का पंचकुला का ये वीडियो आया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपने परिवार के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इसके अलावा भजन में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये वीडियोस और ये जो डायरी के पन्ने हैं वो जो है सवाल खड़ा करते हैं कि जिस आदमी को बताया जा रहा है कि 6 महीने से डिप्रेशन में है, वो व्यक्ति 2020 के अपने पूरे साल की प्लानिंग किस तरह से कर सकता है। इसके अलावा वो इतना खुश अगर दिख रहा है तो ऐसे में वो किस तरह के डिप्रेशन का शिकार हो सकता है जिसके चलते वो आत्महत्या कर ले। ये कई चीजें हैं जो 2 महीने आज पूरे होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन पे इसी वजह से सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि मुंबई पुलिस इसे एडीआर मानती है, जबकि बिहार पुलिस के हिसाब से ये एक चीटिंग, फोर्जरी और कहीं ना कहीं रिया से जुड़ा हुआ भूत प्रेत और सारे पैसे के विवाद का मसला है। लिहाजा मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इन 60 दिनों की इन्वेस्टिगेशन में सुशांत सिंह राजपूत अगर आत्महत्या करते हैं तो उस आत्महत्या की असल वजह क्या है। बिल्कुल 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन वो वजह समझ में नहीं आ पाई है कि आखिर किन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुशांत केस की सीबीआई जांच को सौंपे जाने पर सुना सकता है फैसला। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके परिवार को अब फिल्म इंडस्ट्री का भी मिल रहा है सपोर्ट। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग अब तेज हो रही है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह के बाद कंगना रनौत, अंकिता लोखंडे, कृति सेनन, वरुण धवन और परिणीति समेत हिंदी सिनेमा की कई हस्तियों ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग उठाई है। वहीं एक्टर जिया खान की मां राबिया खान ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए अपनी बेटी जिया खान की तरह सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित किए जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। तो जिया खान की मां राबिया खान, जिनकी तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है और बाकायदा वो इस पोस्ट में कह रही हैं कि दरअसल जिस तरीके से उनकी बेटी जिया खान की मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश हुई थी, दरअसल वो भी हत्या थी, और वो ये कह रहे हैं कि सुशांत केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोनों की डेथ ऐसी बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम तरीके से हुई, यानी कि स्ट्रैंगुलेट करके मार के वो मर चुकी थी, उसके बाद में उन लोगों को लटकाया गया है। उसके बाद में उनको एक ड्रामा क्रिएट किया गया उनकी डेथ पे, और क्योंकि ये नामे जाने वाले होते हैं इसीलिए पुलिस उनके कंट्रोल में होती है, पॉलिटिशियंस उनके कंट्रोल में होती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास ही एक पावर होती है क्रिमिनल बिहेवियर को क्रैक करने की। वो उसके नीचे चले जाते हैं और फिर सब कवर करने लगते हैं। भरोसा किस तरह का? बम्बई पुलिस ने तो हमारी बच्ची के जहां के, आप बताइए, पूरे अपार्टमेंट में कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, और जो बायोमेट्रिक लॉक था उसका तो जिक्र ही नहीं किया कि एक ऐसा लॉक है कि जिसकी चाबी की जरूरत नहीं होती है। तो और मेरी बच्ची का ट्रैक सूट मिसिंग था। बॉम्बे पुलिस ने क्या किया था? सुसाइड की स्टोरी बनाई और हमें कहा, हमारी एफआईआर को बदल दिया, हमारी एफआईआर को एडिट कर दिया और कहा कि ये ब्रेकअप, हमें पता चला ब्रेकअप बुके था। अब भाई ब्रेकअप की कोई बुके भेजता है ब्रेकअप के लिए? कोई फूल भेजता है ब्रेकअप में? आई मीन हंसी आ गई हमको तो उस वक्त।
सुशांत के परिवार ने उनको इंसाफ दिलाने के लिए कल एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने एक ट्वीट के जरिए इस प्रार्थना सभा के आयोजन की जानकारी दी और लोगों से सुशांत के लिए होने वाली इस प्रार्थना सभा में जुटने की अपील की। एक दिन पहले सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुशांत के फैंस से उनकी इंसाफ की लड़ाई में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए कहा था। तो श्वेता सिंह कीर्ति लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सपोर्ट में आए और साथ ही अब एक प्रार्थना सभा होगी जिसका आयोजन कल किया गया और कहा गया है लोगों से कि वो जुटे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए, लेकिन उसी सवाल पर अभिषेक मैं आपके पास लौटती हूं क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है और सबसे अहम बात ये कि जहां सुशांत के परिवार वाले मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब राबिया खान जो कि जिया खान की मां है वो भी ये कह रही है कि उनकी बेटी के केस को भी मुंबई पुलिस की तरफ से रफा दफा करने की कोशिश हुई थी, सबूतों पर पर्दा डाला गया था। बिल्कुल, जिस तरीके से अब राबिया खान ने जो सवाल खड़े किए हैं वो निश्चित ही एक शक की सुई इसलिए गहराती है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में जैसे पिछली कड़ियां लगातार जोड़ती गई, दिशा सालियन से जुड़े जो लोग भी जिन लोगों के भी नाम सामने आए, उसके बाद जिस तरीके से ये तमाम सारी पार्टियों का जिक्र किया गया जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका संबंध कहीं न कहीं जिया खान के सुसाइड केस से भी जुड़ा हुआ था। यानी साफ है कि इस पूरे नेक्सस में कहीं न कहीं बॉलीवुड का एक तबका लगातार इन्वॉल्व रहा है और पिछला केस जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है पिछले केस को दबाया गया, उसी तरीके से इस केस को भी दबाए जाने की कोशिश हो रही है। और शायद यही है कि राबिया खान ने भी अब खुलकर आवाज उठानी शुरू की है क्योंकि सुशांत की मुहिम कहीं न कहीं रंग ला रही है और बॉलीवुड के ऊपर प्रेशर तो पड़ ही रहा है, मुंबई पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है और खासकर सीबीआई जांच की बात अगर होती है, सीबीआई जांच शुरू हो जाती है तो ऐसे में पुरानी सारी कड़ियों को जोड़ने की लगातार कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, जो पुरानी कड़ियां हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश होगी अगर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होती है। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें कि सुशांत केस में उनके जो परिवार वाले हैं वो लगातार मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं और खबर ये कि सुशांत के परिवार वाले इस बात से काफी नाराज हैं कि सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी अपील के बावजूद बयान दर्ज करने के लिए वक्त नहीं दिया, जबकि परिवार वालों ने कई बार घर में हुए हादसे की दलील देते हुए बयान दर्ज करवाने के लिए वक्त दिए जाने की गुहार लगाई थी। तो परिवार वालों की तरफ से यह बड़ा आरोप एक बार फिर मुंबई पुलिस पर जांच पर उठा इस सवाल और साफ तौर पर यह कहते हुए परिवार वाले दिख रहे हैं। उनका कहना है कि हमने बार बार कहा मुंबई पुलिस को कि हमारे बयान दर्ज कर लीजिए, लेकिन बयान दर्ज नहीं किया गया। इस बीच बीजेपी नेता राम कदम ने सुशांत की मौत के 2 महीने बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलने पर सवाल उठाए। उन्होंने सुशांत के परिवार पर आरोप लगाने के लिए शिवसेना को भी निशाने पर लिया। सुशांत के परिवार को और सुशांत के करोड़ों फैंस को अपमानित करने वाले, पीड़ित करने वाले, प्रताड़ित करने वाले शर्मनाक बयान आए हैं और उसके पश्चात भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उनका गुरूर, उनका घमंड अब भी कायम है। ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि ज़रूर कोई ना कोई बड़ा नेता इस पूरे मौत के मामले में फंसा है और जिसे बचाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। इस प्रकार की भावना अब समूचे देश की बन चुकी है। सुशांत केस सीबीआई को सौंपा जाए या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट शायद इस पर अपने फैसले को सुना भी दे। सुशांत केस सीबीआई को सौंपे जाने पर सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की। इसमें सुशांत के पिता रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। सीबीआई ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और अब ये उम्मीद, ये संभावना कि सोमवार को हो सकता है इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया जाए क्योंकि सभी पक्षों की तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट में एक तरफ जहां सुशांत के पिता सीबीआई जांच की वकालत कर रहे हैं तो वहीं रिया चक्रवर्ती की तरफ से इसका विरोध किया गया। सुशांत के पिता की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच गलत दिशा में है। तो रिया ने दलील दी कि इस केस में राजनीति हो रही है।
इसके बाद सुशांत के पिता ने कहा कि मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने पटना में कराई, जिस पर रिया की तरफ से कहा गया कि पटना पुलिस ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर दर्ज कर सकती है। सुशांत के पिता ने कोर्ट को बताया कि जांच में मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस को मदद नहीं की, तो रिया की तरफ से यह दलील दी गई कि मुंबई पुलिस जब जांच कर रही है तो फिर पटना पुलिस क्यों करेगी। सुशांत के पिता ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने को सही ठहराया है, तो वहीं रिया की तरफ से कहा गया कि पटना पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से केस सीबीआई को दिया। सुशांत के पिता की कोर्ट में दलील है कि रिया खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, तो रिया की तरफ से कहा गया कि सीबीआई को नहीं बल्कि केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये तमाम दलीलें जो इन पक्षों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने, दोनों तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, आइए वो भी जल्दी से आपको बता दें कि दोनों तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार और दूसरी तरफ बिहार सरकार। महाराष्ट्र सरकार की दलील यह है कि मुंबई पुलिस इस केस की शुरू से जांच कर रही है, तो बिहार सरकार का कहना है कि पिता की शिकायत पर पटना पुलिस ने जांच शुरू की। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि जांच का अधिकार सिर्फ मुंबई पुलिस को, तो बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि जब एफआईआर पटना में हुई तो जांच का अधिकार भी पटना पुलिस का है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि बिना राज्य सरकार को बताए सीबीआई को कैसे केस दे दिया, तो इस पर बिहार सरकार ने दलील दी कि मुंबई पुलिस की मदद नहीं मिलने की वजह से केस सीबीआई को दिया गया। इस पर महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि केस सीबीआई को दिया जाए, तो बिहार सरकार ने कहा कि सुशांत के खाते से काफी पैसे निकाले गए, तो जांच सीबीआई ही करे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिहार चुनाव की वजह से सुशांत केस पर सियासत का आरोप लगाया, तो बिहार सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो ये महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार दोनों की तरफ से दलील सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अपनी दलीलें पेश की हैं। सीबीआई ने कोर्ट में क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दें। सीबीआई ने कहा सुशांत केस की जांच उसे ही करने दी जाए। सीबीआई ने यह भी कहा कि जब कोई भी राज्य कोई केस भेजता है तो जांच का अधिकार सीबीआई को होता है। सीबीआई ने बिहार सरकार की सिफारिश का हवाला देते हुए जांच करने की बात कही। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यह दलील भी दी कि मामला कई राज्यों में फैला है, इसलिए सीबीआई को जांच करनी चाहिए। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि सुशांत केस में मुंबई में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसलिए मुंबई पुलिस की 56 लोगों से पूछताछ की कानूनी अहमियत नहीं है। साथ ही यह भी दलील दी कि मुंबई में जब एफआईआर ही नहीं है तो सीबीआई को मुंबई में जांच से रोका नहीं जा सकता। सुशांत केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और रिया चक्रवर्ती से सवाल भी पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से पूछा कि अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती से भी सवाल पूछा कि वो तो पहले खुद ही सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, फिर अब इस पर आपत्ति क्यों कर रही हैं। और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर मिल रही है। सुशांत के पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य को मामले पर गवाही देने पर मिल रही हैं धमकियां। अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत केस से जुड़े कई राज बेपर्दा किए थे, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने का यह सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि वो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने से नहीं डरेंगे और मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर सीबीआई का भी पूरा सहयोग करेंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने एक बार फिर से सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया और उनकी हत्या किए जाने की जताई आशंका। क्या हो रहा है, क्या फोन आ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है फोन पे, क्या है पूरा व्याख्या हमें बताइए, क्या हो रहा है। एक्चुअली तो ऐसा धमकाया जा रहा है कि मतलब फ़ोन आ रहे हैं, थ्रेट्स तो आ रहे हैं, बट मतलब फ़ोन करके गाली गलौज की जा रही है कि सुशांत के मतलब विटनेस पे मत जाओ, क्यों जा रहे हो, उसका बेफालतू पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो। ये सब एक बार तो कॉल आई थी, मैंने फिर डिलीट कर दी एंड ब्लॉक में डाल दिया था। एंड उसके बाद मैं थोड़ा डर गया था, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार आएगा तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा। एंड एक मैसेज भी आई थी मेरी, तो मैसेज तो अभी रखा हूँ वाला मैं। एंड बस इतने ही अभी थ्रेट्स आए मुझे। आपको जॉब से भी निकाल दिया गया है, क्या कुछ है वो भी थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। हाँ देखिए, अब सुशांत भैया के लिए मैं तो लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा, उनके फैमिली के लिए भी लड़ूंगा। एंड जस्ट जॉब मेरी चली गई है, कोई रखने नहीं वाला है। एंड मतलब अभी तक मैं लड़ रहा हूँ सुशांत भैया के लिए, मतलब कितना कुछ खो चुका हूँ मैं।
जॉब हार चुका हूँ, मतलब इधर उधर मतलब भटक रहा हूँ जॉब के लिए। बट अगर मैं तब भी मैं लड़ूंगा, ऐसा बात नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर भले मार भी दे तब भी मैं लड़ूंगा उनके लिए, जस्टिस तो दिला के ही रहूँगा मैं। जिस तरीके से सारे लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, मुझे लगता है दबाव सबसे ज़्यादा आप पे बनाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आप पे ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है? जिस तरह से आपने मुझे एक्सप्लेन किया अभी के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, गाली गलौज किया जा रहा है, आप पे क्यों दबाव बनाया जा रहा है इतना? दबाव तो आ रही है, बट मैं उतना प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, मौत से भी मैं डरता नहीं हूँ। मौत तो सबको एक ना एक दिन तो आनी है, वो तो ऊपर वाला लिखते ही है। बट ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं कि गाली गलौज का, कि मतलब जान से मारने की धमकी तो नहीं दिया है, बट बोला कि इतना ज़्यादा गवाही मत दो सुशांत के लिए, वो मर गया तो क्या हो गया, तुम पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो मैंने काट दिया, फिर बाद में बोला ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, डिलीट मार दिया उनको, इग्नोर कर दिया मैंने। खाली एक मैसेज रखा हुआ, वो मैसेज में मतलब सबूत के लिए कि मतलब कोई थ्रेट्स आ रहे हैं तो वो दिखाने के लिए। एंड आईफोन में रिकॉर्ड भी नहीं होता है, तो मेरा आईफोन है तो रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं होता है। बट मैं लड़ूंगा सुशांत भैया के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो ये पूर्व सहयोगी सुशांत का अंकित आचार्य, जिसने न्यूज़ 18 से कई बातें शेयर की थी, कई राज बेपर्दा किए थे, और इस सब के बीच अब अंकित आचार्य को लगातार मिल रही हैं धमकियां। लेकिन न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंकित आचार्य ने भी यह साफ कर दिया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, और वो पूरा सहयोग करेंगे इस जांच में। अगर सीबीआई भी इस पूरे मामले में जांच करती है तो उसका भी करेंगे सहयोग। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश टोकस को किया है गिरफ्तार। रेप के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। मुकेश टोकस आरके पुरम विधानसभा से आप पार्टी से जुड़े हैं। मुंडिका की रहने वाली एक महिला ने उन पर लगाया था रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद आप नेता की हुई है यह गिरफ्तारी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या जानकारी इस पूरे मामले में मिल पा रही है? जी देखिए गायत्री, एक मुंडिका की रहने वाली एक महिला है, और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि जो मुकेश टोकस है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और आरके पुरम विधानसभा में सक्रिय हैं, और उन्होंने शादी का झांसा देकर उनके साथ गलत काम किया उस महिला के साथ, और उन्हें धमकी दी अपने प्रभाव से। और उसके बाद जो पीड़ित महिला थी उसने जो किशनगढ़ थाना है साउथ वेस्ट जिले का, वहां पर अपनी पूरी शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद महिला के बयान हुए हैं, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो मुकेश टोकस है उनको गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि हमने मुकेश टोकस नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और वो फिलहाल वो जेल में है। जी, तो रेप के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। आप नेता है मुकेश टोकस, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चीन को ले डूबा सैलाब। दुनिया में कोरोना सप्लायर के नाम से विख्यात हो चुके चीन ने भले ही अपने यहां इस वायरस को काबू में किए जाने का दावा किया हो, लेकिन कोरोना काल की इस घड़ी में चीन पर सैलाब की ऐसी मार पड़ी है कि चीन को ये जख्म ना तो छिपाते बन रहे हैं और ना ही दिखाते बन रहे हैं। जून महीने में शुरू हुआ सैलाब अब तक तबाही और बर्बादी का सबब बना हुआ है। 11 राज्य ऐसे हैं जहां सैलाब की वजह से बेहिसाब तबाही हुई, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस बाढ़ की वजह से चीन को करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि चीन को बाढ़ की वजह से हुआ ये जो नुकसान है बीते 5 सालों के औसत नुकसान से करीब 15% ज्यादा है। सैलाब के आगे चीन का घमंड चकनाचूर। ड्रैगन के गुनाहों की सबसे भयानक सजा। कोरोना के बवंडर में दुनिया को उलझा देने वाला चीन अब कुदरत की ऐसी त्रासदी का गवाह बन रहा है कि हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर पसरा हुआ है। कुदरती तबाही की इन तस्वीरों ने चीन के घमंड को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। कोरोना काल के इस दौर में सैलाब से हुई तबाही का सबसे ज्यादा असर चीन की उस अर्थव्यवस्था पर हुआ है जिसका चीन दम भरता है। आलम यह हो चुका है कि चीन में बाढ़ की विभीषिका के चलते बेतहाशा नुकसान हो चुका है। चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चीन को अब तक सैलाब की वजह से 1,93,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल चुका चीन भले ही अब इस बात का दावा कर रहा हो कि वो कोरोना से पार पा चुका है,
लेकिन अब एक नई आफत पूरे चीन को घेर चुकी है। सैलाब ने पूरे चीन को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब इस नई आफत से पार पाना चीन के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। चीन पर पड़ी इस कुदरती मार को ऐसे ही समझा जा सकता है कि यहाँ कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सारे बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिस वजह से मध्य और दक्षिणी इलाके में सैलाब बेशुमार चुनौतियां लेकर आया है। 始终把人员的提前转移避险放在最突出的位置，要求转移避险更加坚决果断。各地紧急转移安置群众400.6万人，为近年来最多。 दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बाढ़ की इस विभीषिका के आगे इस कदर बेबस हो चुकी है कि बीते कई दशकों में चीन ने ऐसी तबाही नहीं देखी। सैलाब की वजह से हर तरफ एक सही मंजर है। सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि बीते कई दशकों में सैलाब जिन इलाकों तक नहीं पहुंचा, वहां भी बाढ़ ने जानो माल का भारी नुकसान किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी दुनिया के सामने अपनी जिस ताकत और जिस तकनीक का दम भरते थे, अब वही ताकत और वो तकनीक सैलाब में बह चुकी है और इसीलिए अब सालों तक इससे उबरना चीन के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। चीन के शहर हो या गांव, हर जगह सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया है। राहत और बचाव दल 24 घंटे लोगों की मदद करने में जुटे हैं। बावजूद इसके चीन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। माना जा रहा है कि चीन को इस बार सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है वो पिछले 5 सालों के औसत नुकसान की तुलना में 15% से ज्यादा है। चीन के सामने ऐसी मुश्किल कई दशकों बाद आई है। नुकसान का आकलन तो सही करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 5 सालों में बाढ़ की वजह से चीन को जो नुकसान हुआ, ये नुकसान उससे 15.9% ज्यादा है। दावों के मुताबिक बीते 100 साल में चीन ने तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर नहीं देखा। हैरानी इस बात की है कि जून के शुरुआत से चीन पर तूफान, बारिश और बाढ़ का जो कहर टूटना शुरू हुआ वो अब तक जारी है। यही वजह है कि चीन में बाढ़ की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में सैलाब की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग अलग अलग राज्यों में कहर क्यों बरपा, क्यों 100 साल बाद चीन कुदरत के आगे बेबस हो गया? वो कौन सी वजह है जिन्होंने शी जिनपिंग के घमंड को पानी पानी कर दिया? इन तमाम बातों के जवाब अगर तलाशे जाएं तो पता चलता है कि चीन कैसे अपने ही बनाए जाल की वजह से सैलाब की जद में आ गया। अब ना तो चीन उस जाल से बाहर निकल पा रहा है और ना ही चीन में बर्बादी का दौर थम रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों 100 साल बाद चीन में वो हुआ जिसने चीन के तमाम संसाधनों, चीन की तमाम तकनीक को पानी में मिलाकर रख दिया। चीन में हर तरफ तबाही का मंजर। 1
चीन में हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें। चीन के 11 राज्यों पर सैलाब का भयानक हमला। छह करोड़ लोगों की जिंदगी पर खतरा। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। सैलाब ने चीन के 11 राज्यों में ऐसा हाहाकार मचाया कि बीते 100 सालों में चीन ने ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा। ये तस्वीरें बताती हैं कि सैलाब के आगे चीन किस कदर बेबस हो चुका है। कुदरत की इस टक्कर ने हजारों मकानों को धराशायी कर दिया है। वैसे तो हर साल गर्मी के मौसम में चीन में बाढ़ आती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में आई बाढ़ ने चीन में दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 600 से भी ज्यादा नदियां लगातार बारिश के बाद उफान पर हैं और चीन के कई राज्यों में इस बाढ़ का सीधा असर देखा जा सकता है। दरअसल चीन में इस कुदरती त्रासदी की भी अपनी ही क्रोनोलॉजी है। चीन में हर साल इसी तरह जून के महीने में बाढ़ आती है, लेकिन इस बार भारी बारिश मई महीने से ही जारी है, जिसके चलते चीन के तमाम जलाशय भरते गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि जून महीने में ही सैलाब ने चीन को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और सैलाब का यही शिकंजा अब तक कसा हुआ है। चीन में यांगत्जे नदी के अलावा 634 नदियों में इस साल बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इनमें से 194 नदियां खतरे के निशान के पार बह रही हैं, जबकि 53 नदियां ऐसी हैं जिनमें आए उफान ने बीते कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन में 600 से ज्यादा नदियों का यह कहर इस कदर बरपा कि सब कुछ डूबा हुआ है। निचले इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में भी सैलाब का पानी कई फीट ऊपर बह रहा है। कभी जो सैलाब नदी के आसपास के इलाकों तक ही देखा जाता था, आज वही सैलाब चीन के शिनजियांग प्रांत समेत कई राज्यों में अपनी हदों को पार कर चुका है। सोचिए इस वक्त चीन में क्या हाल होगा जब 6 करोड़ लोगों की जिंदगी बीच मझधार में फंसी हुई है। लाखों लोग चीन में बेघर हो चुके हैं और सबसे ज्यादा असर इसका पड़ा है फसल बर्बाद होने की वजह से, क्योंकि दूर दूर तक लगी हुई लहलहाती फसल भी इस बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुकी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ जमीन में लगी हुई ये खड़ी फसल चीन में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और आगे आने वाले एक लंबे समय तक इस तकलीफ से चीन को जूझना होगा। चीन के लिए मौजूदा वक्त तो चुनौतियों से भरा ही है, साथ ही आने वाली घड़ी भी चीन के लिए बेशुमार मुसीबतें लेकर आने वाली है। अगस्त महीने में भी चीन के कई राज्यों में खेत पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चीन में फसल का अगला सीजन बर्बाद हो सकता है। चीन के आपदा विभाग के मुताबिक इस साल बाढ़ की वजह से अब तक चीन अन्न भंडार को ही कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में चीन की भूमिका जिस तरह से संदेह के दायरे में रही है, उसने भी चीन की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में अनाज की भारी कमी पड़ सकती है। चीन सबसे ज्यादा अनाज जिन देशों से खरीदता है उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से चीन का इन देशों से लगातार तनाव बना हुआ है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका जैसा देश चीन को जाने वाले अनाज का निर्यात घटा सकता है। इतना ही नहीं, चीन पर भारी आयात शुल्क भी लगाया जा सकता है। अनाज की इस किल्लत के चलते चीन में भूखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। चीन इस वक्त अनाज के संकट से जूझ रहा है। इससे जूझने के लिए या कीमतों को कम करने के लिए सरकार अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से अन्न दे रही है, पर चीन कब तक ये कर सकता है? दरअसल
तबाही और बर्बादी की ये कहानी कोई और नहीं बल्कि चीन का वो बांध लिख रहा है जिसे चीन अपना आत्मसम्मान मानता है। 3 गॉर्जस डैम की वजह से ही इस वक्त चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इस बांध के गेट खोले जाने से चीन में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ ने जिस इलाके को अपने आगोश में लिया है वहां चीन का 70% चावल पैदा होता है। मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें भी इसी इलाके में होती हैं। लेकिन अब सब कुछ सैलाब की भेंट चढ़ चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में चीन के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो सकता है। जब भी बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जैसे इस प्रकार इस साल 3 गॉर्जेस डैम से छोड़ा गया है, तो फसल को नुकसान काफी होगा और काफी नुकसान हुआ भी है। चीन की इस साल की पैडी की पैदाइश पिछले साल के इस समय तक 5 से 10% कम है। वीट और कॉर्न अभी तक लगाया नहीं जा सका। यानी चीन के लिए आने वाला दौर बेहद चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चीन को करोड़ों लोगों के आशियानों का बंदोबस्त करना है, तो वहीं बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों के लिए रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है। बारिश मूसलाधार, हर तरफ हाहाकार। देश भर से लगातार हाहाकार सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के कई हिस्सों में शहर से लेकर गांव पानी में डूबे दिख रहे हैं। आए दिन बाढ़ की चपेट में आए लोग बेघर हो रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश कहर बरपा रही है। गुजरात में पिछले 24 घंटों से सूरत, बनासकांठा समेत कच्छ और द्वारका में भारी बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं जयपुर में भी आज सुबह से बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील दिखाई दी, तो वहां पर विधानसभा भवन के बाहर सड़कें तालाब बनी हुई दिख रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ये अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग राज्यों की 4 तस्वीरें आपके सामने। गुजरात में किस तरीके से जो बारिश है वो कहर बरपा रही है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, तो वहीं कुछ इसी तरीके की तस्वीर राजस्थान में भी दिखाई दी, जहां विधानसभा भवन के बाहर भी भरा है पानी। और इस सब के बीच उत्तराखंड में देखिए किस तरीके से बारिश और बारिश के बाद उफनती नदियों की वजह से कई इलाके हैं जो पानी की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में है। और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी बारिश और बाढ़ की वजह से मची है तबाही। जयपुर में आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भर गया है और इसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जयपुर में कई जगह सड़कों पर 2 फीट के करीब पानी भर गया और जाम भी लग गया। कुछ इलाकों में तो गाड़ियां भी सड़कों पर पानी में फंसी दिखाई दी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, कई जगह तो लोग दिन में ही हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाने को मजबूर दिखाई दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में जयपुर के अलावा सीकर, टोंक और अजमेर में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो सुबह से ही लगातार ये बारिश हो रही है जयपुर में और इस सब के बीच मौसम विभाग का ये अलर्ट ये कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है। सीकर उनमें से एक है। टोंक और अजमेर में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हालात बने। सड़कों पर पानी और जगह जगह वाहन भी, जो गाड़ियां थी वो भी फंसी हुई दिखाई दी। जबरदस्त बरसात हुई है, लोगों के घरों में भी पानी भर गया था और इस सब के बीच लोग घर से पानी बाहर निकालते हुए दिखे। ये जयपुर में जल प्रलय की तस्वीरें आपके सामने। मूसलाधार बारिश के बीच हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। कुछ इलाकों में तो हालात ये कि कई गाड़ियां भी सड़कों पर पानी में फंसी दिखाई दी। इस सब के बीच लोगों के घरों तक भी जा पहुंचा पानी। 2 तस्वीरें अब आपके सामने दिन में ही, ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ घर से पानी बाहर निकालते हुए तस्वीर, तो वही दूसरी तस्वीर सड़क की, जहां तेज मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया और इसी के साथ कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई और दिन में हेडलाइट जलाकर चलने पर मजबूर लोग दिखाई दिए। इस सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटे भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
जयपुर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। जयपुर में विधानसभा भवन के पास पानी भरने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ये विधानसभा भवन के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी चलाने वाले लोगों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। तेज बारिश की वजह से कांग्रेस विधायक राजस्थान विधानसभा समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से विश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए समय को आगे बढ़ाना पड़ा। तो ये हालात बने उस वक्त जब विधानसभा भवन के बाहर भी भर गया पानी। जयपुर के 22 गोदाम सर्किल पर खड़े हैं और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जयपुर की सड़कें दरिया बनती जा रही है और इस 22 गोदाम सर्किल की स्थिति देखिए कि आप किस तरीके से पानी की वजह से कितनी मुश्किल आ रही है। ये मैन चौराहा है जो कनेक्ट करता है हाईकोर्ट से, सचिवालय से और राजस्थान विधानसभा से, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल हैं वो पानी के अंदर बहते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इसलिए कुछ गाड़ियाँ वापस मुड़ रही है यहाँ से, क्योंकि आगे जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आगे की तरफ आप देखिए कि जो सामने की तरफ रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ पानी और ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रही है, यहीं से गाड़ियाँ वापस मुड़ रही है। तो तमाम जयपुर के जो चौराहे हैं उनकी यही स्थिति हो रही है कि पानी की वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासतौर पर जो बाइक सवार हैं उनके सामने और बड़ी मुश्किल है। भाई साहब क्या स्थिति है? पानी ज़्यादा भरा हुआ, निकल पा रही है गाड़ी? अरे बाढ़ का माहौल है भैया, यहाँ तो पानी में उतना मतलब तैरना पड़ रहा है हमें गाड़ियाँ बंद हो रही है। जयपुर में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर पानी भर गया और ये तस्वीर है विधानसभा के बाहर की। 100 मीटर दूर है राजस्थान विधानसभा से, जहाँ पर सड़क की तस्वीर देखिए कि तालाब बन चुकी है, इसलिए ट्रैफिक यहाँ पर रोक दिया गया। कुछ एक जो ट्रक है बड़ी गाड़ियों को अलाउ किया गया, छोटी गाड़ियों अलाउ नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये राजस्थान विधानसभा के नज़दीक की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी की वजह से आप देखिए कि किस तरीके से दरिया बन चुकी है, सड़क दरिया बन चुकी है और ट्रैफिक यहां पर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जैसे जैसे थोड़ा सा पीछे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पानी और बढ़ता जा रहा है और पानी का फ्लो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीर आप पीछे देखिए को कोशिश कर रहे हैं, कुछ कार वाले ये हिमाकत कर रहे हैं पानी से निकालने की, लेकिन काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है, ये काफ़ी रिस्की है जिस तरीके से इसमें से निकाला जा रहा है। पहले ही 2 गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी है, अब फिर कोशिश की जा रही है और इसी वजह से इस पानी भरने की वजह से कई जगह पर आज विधानसभा के अंदर विधायक देरी से पहुँचे और इसलिए विश्वास प्रस्ताव लाने में देरी हुई। और ये देखिए जयपुर की तस्वीर अब आपके सामने एक बार फिर से, जहां आज सुबह से हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी को किस तरीके से बढ़ा दिया। भारी बारिश की वजह से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी भर गया पानी। वहां पर कई वार्ड में पानी भर गया जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर भी घुटनों तक भर गया पानी और वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखाई दिए। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से अस्पताल परिसर में पानी भरा रहा। कई वार्ड ऐसे थे जहां तक पानी जा पहुंचा और इस सब के बीच पार्किंग की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गाड़ियों के पहिए भी डूब गए और घुटनों तक भरे इस पानी के बीच अस्पताल के कर्मचारी और जो मरीज हैं वो इधर उधर जाते हुए दिखाई दिए। तो ये जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह से मूसलाधार बारिश हुई और ये देखिए पार्किंग की तस्वीर, गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, इतना ज्यादा पानी था और अस्पताल में कई वार्ड तो ऐसे थे वहां तक भी पानी जा पहुंचा। परिसर की तस्वीर और पार्किंग की तस्वीर आपके सामने, तो जगह जगह पानी और पानी के बीच जो अस्पताल था वो भी अछूता नहीं रहा। सवाई मानसिंह अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां घुटनों तक पानी भर गया। पार्किंग में भी जो गाड़ियां खड़ी थी वो और उनके पहिए पानी में डूबे दिखाई दिए। तो राजस्थान में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है और इस बीच अलवर के पास एक गांव में एक मकान गिर गया जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ ईंट मिट्टी का ढेर नजर आया। राहत की बात हालांकि ये रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था, लेकिन हादसे के बाद मकान में रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा और घर की छोटी सी और जो बड़ी चीजें थी वो सभी इधर उधर बिखरी हुई दिखाई दी। ये देखिए किस तरीके से मकान धराशायी हो गया मूसलाधार बारिश के बीच ये हादसा। हालांकि गनीमत रही कि जब ये मकान धराशायी हुआ, ये मकान गिरा, उस वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था। अलवर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलवर के पास दरअसल एक गांव है जहां पर मकान गिर गया। चारों तरफ ईंट मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था,
लेकिन हादसे के बाद मकान में जो सामान रखा था उसे काफी नुकसान पहुंचा है और हर चीज इधर उधर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। और चलिए अब गुजरात की तस्वीर आपके सामने। ये देखिए, गुजरात में चारों तरफ पानी, ये जल सैलाब। गुजरात के बनासकांठा में पानी के तेज बहाव में एक ट्रक बहता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस दौरान 7 लोगों को बचा लिया गया और बताया ये जा रहा है कि ड्राइवर ने तेज बहाव के बावजूद सड़क को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक उसमें बहता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान ट्रक में बैठे लोग उसकी छत पर जा चढ़े और वहां मौजूद लोग उसके बाद रस्सी के सहारे सभी लोगों को बचाते हुए दिखाई दिए। गुजरात में बनासकांठा के अलावा पाटण और उसके जो आसपास के इलाके हैं वहां भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। और ये बनासकांठा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से तेज बहाव के बीच ये ट्रक बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। और जब इसमें जो लोग सवार थे उनको लगा कि अब ट्रक आगे बह रहा है, कोई हादसा हो सकता है, लिहाजा वो ट्रक की छत पर चढ़ गए। जब ये देखिए किस तरीके से पलट गया ये ट्रक। हालांकि जो 7 लोग इसमें सवार थे उनको बचा लिया गया रस्सी की मदद से। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखिए, तेज बहाव और तेज बहाव के बीच ये ट्रक बहता चला गया और फिर एकाएक पलट गया। जो लोग सवार थे गनीमत रही, उनको बचा लिया गया। बनासकांठा के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। नदियां क्योंकि उफान पर हैं और उसके बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुके हैं। जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है और पानी की रफ्तार इतनी तेज कि बनासकांठा में ये ट्रक इस पानी के तेज बहाव के बीच बहता हुआ दिखाई दिया और फिर आगे जाकर पलट गया। असल में जो ड्राइवर था उसने इस तेज बहाव के बीच ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, क्रॉस करने की कोशिश की थी और यही कोशिश उस पर भारी पड़ गई। और आइए बनासकांठा के बाद एक और तस्वीर गुजरात से, भरूच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और भारी बारिश की वजह से करजन नदी उफान पर है। नदी में उफान की वजह से निचले जो इलाके हैं वहां पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है और प्रशासन भी इसके लिए इंतजाम कर रहा है, इस तरह का दावा हो रहा है। लेकिन किस तरीके से करजन नदी उफान मार रही है ये देखिए, उफनती नदी की तस्वीर, डराने वाली ये भयानक तस्वीर। और सबसे बड़ा खतरा जो निचले इलाके हैं उनके लिए, क्योंकि जानकारी ये कि ये उफनती नदी का पानी सीधे रुख कर रहा है निचले इलाकों की तरफ। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि जिस रफ्तार से पानी आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से कटान की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जो पानी है वो सीधा निचले इलाकों की तरफ रुख कर रहा है और ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। लोगों से कहा गया है कि अगर वो खुद से सुरक्षित स्थानों तक जा सकते हैं तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंचें। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से यह भी दावा है कि प्रशासन भी इंतजाम कर रहा है जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना निचले इलाके के लोगों को करना पड़ता है क्योंकि सीधा पानी वहां पर जाता है। चलिए सूरत की तस्वीर अब आपके सामने, घुटनों तक पानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बीच से गुजरते लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। सूरत के लिम्बायत और कमरू नगर इलाकों में पानी भरा हुआ है। कमरू नगर में मकानों और दुकानों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई जगह तो लोग घुटनों तक डूबकर सड़कें पार करते हुए दिखाई दिए। मकानों दुकानों में पानी भरने की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें, लोग अपने अपनों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते हुए, घुटनों तक भरे इस पानी के बीच लोग इधर से उधर जाते हुए दिखाई दिए। ना मकान पीछे रहे हैं, मकानों में भी पानी भर गया है, दुकानों में भी पानी भर गया और इस सब के बीच बड़ी चुनौती है कि कैसे इस सैलाब से बचा जाए। वहीं लोग खुद ही सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए, जब घरों में पानी भर गया तो अब लोगों के सामने सिर्फ विकल्प यही है कि वो अपने घरों को फिलहाल छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। सूरत की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाटिया में भी तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह तो कुछ सोसाइटी के बाहर भी पानी भर गया और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सूरत की ही एक और तस्वीर, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम की समस्या भी इस दौरान देखने को मिली। कई सोसाइटीज ऐसी थी जिनके बाहर भी पानी बहुत ज्यादा भर गया था और ऐसे में लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि उनके लिए अब आगे जाना एक बड़ा जोखिम हो सकता था। ऐसे में संभल कर लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। देखिए ट्रैफिक
जिसकी रफ्तार थम गई है। कुछ वाहन हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। पिछले 2 दिनों से शुरू हुई भारी बारिश की वजह से सूरत समेत समग्र दक्षिण गुजरात में बारिश की वजह से जो नदियां हैं उसका स्तर बढ़ गया है। उसी के साथ सूरत डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश गिर रही है उसका पानी सूरत की खाड़ी में आ रहा है। सूरत की खाड़ी के सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभाल एरिया में ये जो खाड़ी आई है उसका स्तर इतना बढ़ गया है कि खाड़ी से बाहर पानी निकल रहा है और डुम्बाल एरिया के रोड पे पानी पूरी तरह से फैल गया है। आज ये खाड़ी का दृश्य ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नदी यहाँ से बह रही हो। सूरत शहर में अभी तक तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों को स्थलांतरित किया गया है, उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जो पूना कुंभारिया एरिया है, मगोद एरिया है, वहाँ पे पानी खाड़ी का लोगों के घरों तक घुस गया था। लिंबायत एरिया में जो लोग वहाँ पे फंसे थे उन्होंने स्वयंभू अपना स्थलांतर करना शुरू कर दिया है। जो परिस्थिति आज सूरत में निर्माण हुई है, जो खाड़ियों के स्तर बढ़े हैं, उसकी वजह से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 14 अगस्त को कच्छ, गिर सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर, सूरत और गांधीनगर में तेज बारिश हो सकती है। अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं 15 अगस्त को बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, जामनगर और मोरबी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त को भी कच्छ, सौराष्ट्र, दक्षिण और मध्य गुजरात के कई इलाके ऐसे हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और अब ये तस्वीर आपके सामने उत्तराखंड के खटीमा की, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। खटीमा में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के बीच कई जगह पानी भर गया। तेज बारिश की वजह से खटीमा के ज्यादातर इलाकों में सड़क पर पानी भर गया है और तेज बारिश से वहां कई जगह बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए। कई जगह तो लोग जान जोखिम में डालकर पानी में डूबी सड़कों को क्रॉस करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, तेज बारिश से कई जगह स्कूलों के बाहर भी पानी भर गया। उधर लोगों ने जगह जगह पानी भरने के लिए नगर पालिका प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का यह आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। खटीमा की तस्वीर आपके सामने। बीती रात से लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़कों में दिखने लगा है। इस वक्त मैं खटीमा के उस कंजाबाग के चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये कंजाबाग को, जो ये गांव, दर्जनों गांव को जो सड़क जोड़ती है, उसकी स्थिति क्या है, लोग किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सड़क की स्थिति भी बेहद खतरनाक है, उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन सड़कों से गुजर रहे हैं। घुटनों से ज़्यादा यहाँ पर पानी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर के दूसरे वार्डों की क्या स्थिति होगी। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से आए दिन हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश तक कहीं जमीन खिसकी तो कहीं इमारतों के गिरने से जान माल का नुकसान भी हुआ। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। मंडी में जमीन खिसकने का मामला सामने आया और देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इस वाहन को। तो वहीं बैतूल में इमारत गिर गई। इमारत गिरने की वजह से हुआ बड़ा नुकसान। कानपुर की तस्वीर भी आपके सामने, जहां बारिश के बीच एक मकान ढह गया। सबसे पहले हिमाचल के मंडी की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में किस तरीके से जमीन खिसकने से पहाड़ का मलबा 2 गाड़ियों पर गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकी और पहाड़ का मलबा गिरने से कुछ गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। बताया जा रहा है कि गाड़ियों में सब्जी समेत दूसरे जरूरी सामान कुल्लू ले जाए जा रहे थे और इसी दौरान हुआ यह हादसा। गाड़ी पर मलबा गिर गया, 2 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश की मार और इस सब के बीच ये हादसा। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस पर मलबा गिर गया था। दरअसल जमीन खिसकने का ये मामला सामने आया था। जमीन जैसे ही खिसकी, सीधा जो मलबा था वो इस गाड़ी पर आकर गिर पड़ा। कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और गाड़ियों में सब्जी समेत दूसरा जरूरी सामान कुल्लू ले जाया जा रहा था। इस सब के बीच बताया जा रहा है कि 3 लोग जख्मी हुए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा हटाते हुए क्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में
किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। वो गाड़ियां जो सब्जी और दूसरा सामान लेकर जा रही थी यहां से गुजर रही थी और इसी दौरान मलबा गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। दरअसल जमीन खिसकने से पहाड़ का यह मलबा आकर गिर पड़ा था। और आइए अब ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल की। लगातार हो रही बारिश की वजह से 50 साल पुरानी इमारत यहां पर अचानक से जमींदोज हो गई। हादसे में किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने वहां रहने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। और इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चंद सेकंड के अंदर पूरी इमारत मलबे में तब्दील होती दिखी। जिस वक्त इमारत गिरी उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जिन्हें इस घटना ने खौफ से भर दिया। इमारत के गिरने के बाद वहां धूल का गुब्बार छा गया और जब गुब्बार हटा तो वहां हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा हुआ दिखाई दिया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि पुरानी होने की वजह से इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और आइए अब ये तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर की दिखा रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश और इसकी वजह से एक 4 मंजिला इमारत कानपुर में देखते ही देखते धराशायी हो गई। एक हिस्सा गिर गया जिसके मलबे में 2 महिलाएं दब गईं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और उसके बाद मलबे में दबी दोनों महिलाओं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में खुदाई करने वाली एक मशीन मलबा हटाने के काम में जुटी भी दिखी। कानपुर में भारी बारिश की वजह से 4 मंजिला मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबकर मां और बेटी की मौत हो गई। बताया गया कि इमारत काफी पुरानी थी और कल हुई कई घंटों की बरसात की वजह से इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। तो 4 मंजिला मकान गिर गया, एक हिस्सा गिर गया और इसमें मां और बेटी की मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बेहद पुराना ये मकान बताया जा रहा है, 4 मंजिला था और जिस तरीके से भारी बारिश हुई उस सब के बीच ये मकान धराशायी हो गया। हालांकि क्योंकि बहुत पुरानी ये इमारत थी लिहाजा लोगों को इसे बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है ये तस्वीर आपके सामने। और अब ये तस्वीर आपको बिहार के छपरा की दिखा रहे हैं। लोगों ने नहर पर बांस का छोटा सा पुल बनाया जिससे आसपास के 8 गांव के लोगों को आने जाने की सुविधा फिर से मिलने लगी। तेज बारिश की वजह से वहां पर नहर पर बना बांध टूट गया था और इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। जिला प्रशासन को हालांकि लोगों ने बांध टूटने की शिकायत भी की थी, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली और उसके बाद लोगों ने पहल करते हुए खुद ही बांस का छोटा सा पुल बना लिया। गांव वालों की मदद से किस तरीके से इस पुल को बनाया गया और सबसे बड़ी बात देखिए कि बार बार शिकायत की गई थी। प्रशासन से ये कहा गया था कि उनको आने जाने में बेहद दिक्कत हो रही है, लिहाजा पुल बना दिया जाए। बांध टूटने की जानकारी दी गई थी, बावजूद इसके जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो उसके बीच लोगों ने किस तरीके से खुद ही पुल बना लिया। लोगों ने पहल करते हुए खुद ही बांस का एक छोटा सा पुल बना लिया और उसके बाद आना जाना शुरू कर दिया। तो भारी बारिश के बीच दरअसल ये बांध टूट गया था और फिर लोगों के लिए खड़ी हो गई थी परेशानी। इस तरफ से उस तरफ आखिर किस तरीके से जाते, प्रशासन से बार बार गुहार लगाई गई, बताया गया कि बांध टूट गया है, कोई कदम उठाया जाए, लेकिन जब नहीं उठाया तो फिर लोगों ने खुद ही ठान ली अपने लिए रास्ता बनाने की और उसके बाद बना दिया गया बांस का एक छोटा सा पुल। इस पुल का निर्माण आज 12 घंटे के अंदर किया गया है। इस पुल के निर्माण के पहले काफ़ी यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 10-12 गांव वंचित था, मार्केट नहीं जा रहा था।